प्यारे बच्चों, आज हम 9th बायोलॉजी का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई का भाग तीसरा पढ़ेंगे। भाग पहला और दूसरा हम पहली 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कोशिका के आविष्कार, कोशिका की मूलभूत संरचना, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा है। इनको अच्छे से समझने के लिए आप पहले दोनों भाग जरूर देखें। आज हम कोशिका में केंद्रक पढ़ेंगे। केंद्रक की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पादप कोशिकाओं में की थी। जब हम कोशिका को रंगने के लिए आयोडीन विलयन, सेफ्रेनिन और मिथाइलिन ब्लू विलयन का उपयोग करते हैं तो हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा केंद्रक को आसानी से देख सकते हैं। केंद्रक एक गहरे धब्बे के रूप में दिखाई देगा। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जिस प्रकार हमारे शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है, उसी प्रकार एक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्रक के 2 भाग होते हैं, केंद्रकीय आवरण यानी न्यूक्लियर एनवेलप और केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और क्रोमेटिन पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम सबसे पहले केंद्रक आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र के चारों ओर एक दोहरी परत डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा ही पदार्थ केंद्रक के अंदर और बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका और क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है। अब हम केंद्रिका के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है और यह एक झिल्ली रहित संरचना होती है। इसमें मुख्यतः राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब राइबोसोम क्या है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम किसी भी कोशिका में प्रोटीन बनाने का काम करता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन बनाएंगी, उनमें राइबोसोम अधिक मिलेगा और राइबोसोम अधिक कौन बनाएगा? केंद्रिका। तो ऐसी कोशिकाओं में बड़ी व अनेक केंद्रिकाएं मिलेंगी, जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण ज़्यादा होगा। क्रोमेटिन धागे जैसी रचनाओं का एक जालनुमा पिंड होता है, जो डीएनए और प्रोटीन तंतुओं का बना होता है। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती तो उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है, परंतु जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यह क्रोमेटिन क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, डीएनए क्रोमेटिन में बदल जाता है और क्रोमेटिन सुसंगठित होकर क्रोमोसोम में बदल जाता है। अब यह क्रोमोसोम और गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र छड़ के आकार की संरचनाएं हैं, जो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखाई पड़ते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब डीएनए क्या है? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के अणु में आनुवांशिक गुण होते हैं, जो माता पिता से अगली संतति में जाते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। अब जीन क्या है? जीन डीएनए का वह छोटा सा भाग है जो किसी जीव में एक गुण का निर्धारण करता है। अतः हम कह सकते हैं जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जब कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा होता, उस समय डीएनए एक धागेनुमा संरचना के रूप में क्रोमेटिन के रूप में मिलता है, परंतु जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो वही क्रोमेटिन सुसंगठित होकर क्रोमोसोम के रूप में बदल जाता है। आइए अब हम केंद्रक के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास और परिपक्वन को भी निर्धारित करता है। यह सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। एक केंद्रक पूरी कोशिका को नियंत्रण में रखता है। किस प्रकार? जिस प्रकार मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रण में रखता है। अब केंद्रक के आधार पर कोशिका या जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक केंद्रकीय झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। इसमें केंद्रकीय क्षेत्र कम स्पष्ट होता है और इस अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके विपरीत यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है और चारों ओर से झिल्ली से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में प्राय छोटी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, जबकि एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका भी अनुपस्थित है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका को देख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू अवर चैनल।